गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज प्लस 2 का फिजिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, गॉस लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्स का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो गॉस लॉ आता है। ठीक है, तो गॉस लॉ हमारे पास क्या कहता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो नेट फ्लक्स होता है इन ए क्लोज सरफेस आपको बताया था, जो 3D सरफेस होते हैं, जैसे क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, ये सारे हैं क्लोज सरफेसेस। ठीक है, अगर क्लोज सरफेस में अगर मैंने नेट फ्लक्स निकालना है तो वो किससे इक्वल होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है, नेट फ्लक्स इनसाइड कह लो या थ्रू बोल दो, थ्रू द क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस को हम 3D सरफेस बोलते हैं जनरली, इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स दी नेट इनसाइड चार्ज। नेट इनसाइड चार्ज 1/ε0 आपको मालूम है परमिटिविटी होता है, हम कर चुके हैं। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एन मीडियम। तो यहां से हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आती है, जो नेट फ्लक्स आता है इन ए क्लोज सरफेस बोल दो, और क्लोज सरफेस हमारे पास क्या होता है, 3D सरफेस होता है। ये किससे इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय ε0। ठीक है ना, जो हमारे पास नेट फ्लक्स आता है जो एक क्लोज सरफेस में से निकल रहा होगा वो किससे इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स दी इनसाइड चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है ना, नेट इनसाइड चार्ज हमारे पास इनसाइड चार्ज होगा, बाहर के चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये गॉस लॉ होता है हमारे पास। तो गॉस लॉ का प्रूफ भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाइनल एग्जाम में आ जाता है, प्रूफ फॉर गॉस लॉ। हालांकि किसी भी लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है कि भी इस लॉ का प्रूफ दिखाओ। तो एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें एक न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, इसके साथ ही है बिल्कुल ही। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका, इस लॉ का, क्योंकि कैसे ये प्रूव होता है कि क्यों इनसाइड डिवाइड बाय ε0 होता है हमारे पास नेट फ्लक्स। स्फीयर का एक एग्जांपल होगा, इनसाइड चार्ज प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद ही लिंक्ड है। अब सपोज करो हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक चार्ज है +Q। ठीक है, +Q चार्ज है और स्फीयर के सेंटर पर है, इसके सराउंडिंग में क्या है हमारे पास, स्फीयर है। ये कोई स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं ना बच्चों, इससे नेक्स्ट हमने करना है गॉस लॉ। ठीक है, तो एक तरीके से अब ये जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो हमें गॉस लॉ का प्रूफ ही दे देगा कि हम इसे प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये गॉस लॉ का प्रूफ भी है इटसेल्फ। ठीक है ना, अगर हमारे पास आ जाता है कि गॉस लॉ को प्रूफ करो तो आप इसी ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, +Q चार्ज हमें गिवन था और ये इनक्लोज्ड है किसमें, स्फीयर में। स्फीयर है, स्फीयर का मतलब क्या हुआ, 3D सरफेस हुआ, और ये क्या है, क्लोज्ड। ठीक है ना, स्फेरिकल है, इसकी रेडियस कितनी है आपको गिवन है, R, सेंटर पे प्लेस्ड है। हमें कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इवेल्युएट करो। देखो क्यूब था तो हमने सरफेस, हर एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट की और सारों को ऐड कर दिया और हमने क्या निकाल दिया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया था। अब इसमें कैसे करें, ठीक है ना। अब हमें ये तो पता है कि भी जो चार्ज होता है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है,
तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी स्मॉल सरफेसेस में कट कर लेंगे। सपोज करो कि मैंने यहां पर एक स्मॉल सरफेस जो है वो कट कर लिया, ठीक है ना, स्मॉल एरिया कट कर लिया। अब देखो क्या होगा, क्या होगा, एरिया, देखो इस एरिया का यूनिट वेक्टर कहां होगा, मतलब एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अलोंग दिस डायरेक्शन। स्मॉल एरिया है तो डीए हो गया, ठीक है, स्मॉल एरिया है तो डीए हो गया। ध्यान से देखना है बच्चों। और जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, सेंटर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा आउट डायरेक्शन में, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो गई, ठीक है। ध्यान से समझना है बच्चों। एरिया, स्मॉल एरिया कट किया, एरिया की अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, मतलब अगर मुझे निकालना है एरिया वेक्टर, तो डीए वेक्टर हमारे पास आ गया। चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है हमेशा सेंटर से, क्योंकि सेंटर से ही कर रहा है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन भी हमें मिल गई। इनके बीच में एंगल कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, देखो स्मॉल एरिया कट किया था, तो डेट मींस मैं स्मॉल फ्लक्स वहां से इवेल्युएट करूंगा। अगर मैं यहां से स्मॉल फ्लक्स d5 फाइंड आउट करूं तो वो क्या आएगा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर आना था। फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, मतलब ये हो जाएगा E DA cos 0, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। आप कहीं पे भी पुट करोगे बच्चों, अगर मैं मान लो यहां पर एरिया कट कर लेता हूं, सपोज करो एरिया वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, DA along दिस डायरेक्शन। इसको आप सेंटर से ही मीट करवाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फिर दोबारा से इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। अगर आप यहां कट करोगे वहां पर भी यही होगा, यहां कट करोगे यहां पर भी यही होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया है, E इंटू में DA d5। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, अगर मुझे निकालना है टोटल फ्लक्स, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा d5 को। यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ EDA। देखो चार्ज यही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हर एक डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी से ही इवेल्युएट करेगा, ठीक है ना। अब यहां तक देखो, मुझे जो नेट फ्लक्स मिलेगा, या नेट फ्लक्स हमें जो मिलेगा इन ए क्लोज सरफेस, ठीक है। क्लोज सरफेस क्या होता है, 3D सरफेस, वो किससे एक बार आ जाएगा, देखो E तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ DA, ठीक है, यहां तक इंटीग्रेशन ऑफ DA। और E की वैल्यू देखो, E की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, E की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है ना। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है यार, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां पर फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला हमने किया हुआ है, या ये हमने ये किया है ना, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो K क्या होता है, K कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो, अगर मैं देखो स्मॉल एरिया को सारों को ऐड कर दूंगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा स्फीयर का। तो फाइनली मेरे पास बनेगा क्या, E इंटू में A ही बनेगा। E की वैल्यू कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई R स्क्वायर। अगर एरिया मैं यहां पुट कर दूं 4 पाई R स्क्वायर, अब देखो जो टर्म कैंसिल होती हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास जो फ्लक्स आ जाएगा इन ए क्लोज सरफेस, वो क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमारे पास क्या है, गॉस लॉ है, यही गॉस लॉ होता है बच्चे, ठीक है, यही गॉस लॉ होता है हमारे पास। हमने पहले स्मॉल पार्ट में स्प्लिट कर दिया, फिर मैंने क्या किया, स्मॉल फ्लक्स इवेल्युएट किया किसी एरिया में से, E डॉट DA आया, डॉट प्रोडक्ट मतलब cos थीटा, एंगल कितना है E और DA के बीच में 0, हमने यहां से d5 इक्वल टू EDA आ गया। टोटल फ्लक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से मुझे फाई नेट मिलेगा क्लोज सरफेस के लिए, और अगर स्मॉल एरियाज को सारों को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और E की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो जो टर्म कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, हम यहां तक कर लेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा गॉस लॉ के ऊपर होगा।
अब हमारे पास जो ये होता है Q इनसाइड हमने निकाल दिया कि हमारे पास जो फ्लक्स हमारे पास आ रहा है वो Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो ये फ्लक्स डिपेंड किस किस पर करता है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, या कौन से फैक्टर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि शेप एंड साइज डज नॉट इफेक्ट दी नेट फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, शेप और साइज इफेक्ट नहीं करते हैं नेट फ्लक्स को। ठीक है ना, शेप कोई भी हो आपके पास 3D सरफेस की, चाहे वो क्यूब हो, ठीक है, चाहे वो सिलेंड्रिकल सरफेस हो या वो कॉनिकल सरफेस हो। ठीक है, चार्ज हमेशा देखो सेंटर पे प्लेस होगा। जैसे मान लो Q चार्ज इनसाइड है, ये Q चार्ज इनसाइड है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब यहां पर भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट करेगा अपने सराउंडिंग में, और वो फैक्टर हमेशा क्या रहेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। मतलब ये फ्लक्स जो होता है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है कि 3D सरफेस की शेप क्या है। शेप कोई भी हो, आपके पास नेट फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो डिपेंड करता है कि इनसाइड चार्ज कितना है। ठीक है, सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। साइज भी, चाहे आप जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ Q चार्ज है, इसकी वजह से हम, ये स्फेरिकल बॉडी है, मान लो स्फीयर के अंदर है R रेडियस है। ठीक है, तो सपोज करो मैंने कंसेंट्रिक सर्कल एक और बना दिया, एक और स्फीयर बना दिया, उसकी रेडियस मैंने मान ली 2R, मतलब मैंने इंक्रीज कर दिया उसका एरिया। ठीक है, तब भी फ्लक्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। देखो फ्लक्स सेम इंटेंसिटी से ही निकलेगा। देखो जो फ्लक्स यहां से यहां जा रहा है वो इस पॉइंट के लिए भी सेम है और इस पॉइंट के लिए भी सेम, मतलब वैल्यू हमारे पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, शेप और साइज जो है वो नेट फ्लक्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ हमेशा ट्रू है, हमेशा हर एक जगह एप्लीकेबल है, लेकिन हर एक जगह यूजफुल नहीं है। ठीक है ना, एप्लीकेबल वो हर एक जगह होगा, मतलब ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू है। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, E डॉट DA भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, वो आपको न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा कि ये E डॉट DA कैसे लिखा जाता है। तो ये हमारे पास जो गॉस लॉ है वो एप्लीकेबल हर एक जगह पर है, आप कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हो, लेकिन ये यूजफुल होगा या नहीं होगा वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, और कुछ एक पार्ट है आपने दिमाग में रखने हैं, वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ। जो गॉस लॉ होता है वो हमेशा जहाँ सबसे ज़्यादा यूजफुल है, वो कहाँ यूजफुल है, जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहाँ पर गॉस लॉ एप्लीकेबल तो होगा बट यूजफुल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेबल तो ये हर एक जगह है, लेकिन यूजफुल कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर है। वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे अच्छे से गॉस लॉ को यूज करना है। सेकंड क्या होता है कि चार्ज हमेशा सेंटर में प्लेस्ड होना चाहिए, चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट दी सेंटर। ठीक है, आउटसाइड में अगर आप रखेंगे एप्लीकेबल तो हो जाएगा, एप्लीकेबल तो ये हर एक जगह ही है, लेकिन ये यूजफुल नहीं रहेगा वहां पर। ठीक है ना, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है। जो नेट फ्लक्स आ रहा था हमारे पास फॉर ए क्लोज सरफेस, तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम इसे क्या लिखते हैं, देखो E और A का तो वैसे ही वो वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा से रहा है, कर चुके हैं ना पहले फ्लक्स हम। ठीक है, बस क्योंकि ये क्लोज सरफेस के लिए बन जाता है हमारे पास। देखो एक हमारे पास अगर सपोज करो कहता है कि एक चार्ज है और ये कोई मेरे पास जो है वो 3D ऑब्जेक्ट है, चलो आप इसे न्यूमेरिकली कंसीडर कर लो। एक कोई 3D ऑब्जेक्ट है, 3D सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है।
मैंने इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा। अभी आपको ये बता रहा हूं कि क्यों यहां पर हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ज हमने इसके इनसाइड में नहीं रखा है। ठीक है, जैसे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। मान लो इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा ना क्रिएट करता है, सपोज करो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था कि एक सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब देखो, मान लो ये सरफेस है, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पिक कर लिया, ये पॉइंट 1 ये पॉइंट 2 कंसीडर कर लिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पर फ्लक्स इवेल्युएट करूँ, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने कर रखा है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ हमारे पास आता था ई ए कॉस ऑफ थीटा, जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मिल रहा है ई, अब ई और ए, थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, ये तो मालूम है ना आप लोगों को, ई और ए के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है। अब यहां से पहले हम इस सरफेस के लिए देखते हैं कि ई और ए के बीच में एंगल कितना आ रहा है। अब देखो, स्मॉल एरिया हमने कट कर रखा है, तो एरिया वेक्टर कहां होगा, अलोंग दिस डायरेक्शन। एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के लिए आपको बताया था कि आउटसाइड वाला एरिया पिक किया जाता है, इनसाइड वाला नहीं। प्लेन फिगर के लिए दोनों साइड हम एरिया पिक कर सकते हैं। तो ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के लिए आउट वाला एरिया हमने पिक किया, मान लो ये डी ए, स्मॉल एरिया है, डी ए हमने पिक कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो तो इस डायरेक्शन में है, मतलब जो अगर मैं फर्स्ट पोर्शन पिक कर रहा हूं उसके लिए एरिया वेक्टर तो यहां आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसके बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इंटू में डी ए कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है, -1, तो माइनस ई इंटू में क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। मतलब φ1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब φ2 अगर मैं फाइंड आउट करूं, अब ध्यान से देखो, सेकंड पॉइंट के केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, स्मॉल पोर्शन ही है, तो एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने आउटसाइड वाला एरिया लेना है। आउटसाइड तो ये है, इनसाइड वाला एरिया पिक नहीं करते हैं। मतलब डीए की डायरेक्शन भी क्या हो गई, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच में अब एंगल कितना बन गया, 0, कॉस ऑफ 0। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा ये E इंटू में डी ए, φ2 आ गया। अब आ जाता है कि मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ऐड हो जाएगा, नेट फ्लक्स क्या होगा, φ1 प्लस φ2 के इक्विवेलेंट होगा। टोटल फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो वो सीधी ऐड होती है, ठीक है ना, ऐड हो जाएगी। φ1 प्लस φ2 वो किससे इक्वल हो जाएगा, माइनस ई डी ए प्लस ई डी ए। ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। अभी 0 क्यों आया, क्योंकि ये चार्ज इसके सेंटर में प्लेस्ड नहीं था। ठीक है, अगर ये सेंटर में प्लेस्ड होता तो मेरे पास कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू आती, इंटेंसिटी आती, लेकिन ये चार्ज यहां है, इसलिए नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं गॉस लॉ के ऊपर। सपोज करो हमें एक सेमी सिलेंडर गिवन है, सेमी सिलेंडर गिवन है जिसकी लेंथ है या हाइट है L/2 और यहां पर कोई चार्ज प्लेस्ड है। ठीक है, सेमी सिलेंडर हमें कहता है कि नेट फ्लक्स आउट थ्रू सेमी सिलेंडर फाइंड आउट करो, वो कितना होगा नेट फ्लक्स। हमें मालूम है कि अगर ये कंप्लीट वो होता, कंप्लीट सिलेंडर होता, तो हमारे पास नेट फ्लक्स क्या आता, वो भी बताया था, वो Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता, अभी बताया था ना ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको कंप्लीट सिलेंडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें बाय ड्राइंग दी गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस कैसे करेंगे, गॉसियन सरफेस बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है चार्ज के अबाउट, चार्ज के अबाउट हमेशा सिमेट्रिकल होगा। चार्ज ये है, मतलब मैं ऊपर एक एज्यूम कर लूंगा, हाफ सिलेंडर मैंने ऊपर एज्यूम कर लिया, इसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये क्या होता है,
ये है गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस मैंने इस सिलेंडर को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज यहां था और चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब चार्ज से नीचे जैसा है वैसा ही ऊपर बनना चाहिए, ठीक है, सरफेस। तो मेरे पास देखो, मुझे मालूम है कि अगर अब ये कंप्लीट सिलेंडर है, तो कंप्लीट सिलेंडर है तो ये हर एक डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मूव करवाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कंप्लीट के लिए हो गया। हमें निकालना है हाफ के लिए, तो हाफ के लिए क्या हो जाएगा, वो इसका हाफ हो जाएगा। कंप्लीट के लिए अगर Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो हाफ के लिए कितना रह जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा फुल का, ठीक है यहां तक। ऐसे ही हम स्फीयर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको हाफ स्फीयर गिवन है, Q आपके पास क्या है, जैसे मान लो ये स्फीयर है, आपको कहता है कि यहां पर कोई चार्ज प्लेस्ड है, हमें कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट करो। तो मैं क्या करूंगा, गॉसियन सरफेस ऊपर की तरफ बना दूंगा, इसको कंप्लीट स्फीयर कर देंगे, ठीक है। अब कंप्लीट स्फीयर के लिए मेरे पास क्या होता है, Q बाय Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और अगर मुझे हाफ के लिए निकालना पड़ेगा तो Q इनसाइड डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है यहां तक। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में गॉस सरफेस, जो हमारे पास गॉस लॉ है, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। आज के लिए इतना ही।